तो बच्चों पहले अब हम रिवाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ। तो बच्चों कूलम्स लॉ में क्या है कि सपोज पॉजिटिव चार्ज है Q1 और एक और पॉजिटिव चार्ज है Q2, दिस इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इन दोनों में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। इसमें 1/4πε0 की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ इसके यूनिट्स क्या होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स -2, राइट। तो बच्चों अगर ये दोनों चार्जेस एयर में हैं वैक्यूम में तो हम यूज़ करते हैं दिस 1/4πε0, बट अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को मैंने किसी मीडियम में डाल दिया तो जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4πε Q1 Q2 बाई r²। तो इसे हम लिख देते हैं फोर्स इन मीडियम फोर्स इन वैक्यूम। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो इनकी जो रेशियो आएगी दैट विल बी ε/ε0। याद रखना फोर्स इन एयर फोर्स अपॉन इन मीडियम। तो दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे हम क्या कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम ER बोलते हैं। क्लियर है। अब ε0 होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। क्लियर है। तो ये है ε0 की वैल्यू। अब जो ये वैक्यूम के लिए है, अब किसी भी मीडियम की निकालनी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू ε0। तो इन मीडियम जो फोर्स होती है दैट बिकम्स जितनी वैक्यूम एयर में है डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये याद रखना है। एग्जांपल, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है Q और ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इनकी फोर्स क्या होगी, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज K, तो फोर्स कितनी होगी जितनी फोर्स एयर में है डिवाइड बाय K। मीडियम फोर्स को रिड्यूस कर देता है 1/K टाइम्स। तो ये है कूलम्स लॉ। अब बच्चों नेक्स्ट कूलम्स लॉ में क्या आता है सुपरपोजिशन, क्योंकि दो चार्जेस के लिए तो नहीं पूछते। सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल आता है। अगर देखो जैसे हमें एक शेप दे दी और ये कहा है कि 3 चार्जेस 2 न्यू कूलम -4 न्यू कूलम और 6 न्यू कूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड दी हुई है A। हमें इस पे फोर्स निकालनी है नेगेटिव Q पे। तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा विद फोर्स F1, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा विद द फोर्स F2। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी यहाँ की तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू √F1² F2² 2F1 F2 cos थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। F1 क्या होगी, ये वाली फोर्स, ये कितनी फोर्स से खींच रहा है 1/4πε0 को मैं K पुट कर देता हूँ, K 4 म्यू कूलम इंटू 2 म्यू कूलम, ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइड बाय इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। उसी तरह F2 कितना आ जाएगा K Q1 Q2 न्यू होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और देखो अगर हमें दिया हुआ है कि दो चार्जेस हैं Q और दूसरा चार्ज है 2Q, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें चार्ज रखना है सो दैट वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो हम सपोज वो चार्ज यहाँ रख देते हैं एट डिस्टेंस x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा D - x। तो इस चार्ज पे नेट फोर्स कितनी होगी 0। तो हम क्या लिखेंगे फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2Q। तो K Q अपॉन x² विल बी इक्वल टू K Q अपॉन इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और हम x फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ D। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर चार्जेस ऑपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो ये है सपोज 2Q और ये है Q, और इन दोनों में डिस्टेंस D है। ध्यान से देखना इन दोनों में डिस्टेंस क्या है D।
तो हम जो चार्ज रखेंगे, जो हमारा पॉइंट पहले तो हमने बीच में रखा था ना, अब बाहर आएगा स्मॉलर चार्ज के पास q। तो सपोज ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस डी। तो अब फिर से नेट फोर्स जो चाहिए वो इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वेयर। ध्यान से देख लो इसको। तो बच्चों यहां से तुम x फाइंड कर लोगे। क्लियर है? तो ये कूलम्स लॉ की सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस होंगे ऐसे कुछ। अब एक क्वेश्चन और देखो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक ये क्वेश्चन गिवन है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग्स हैं और दोनों स्ट्रिंग से हमने चार्जेस को हैंग कर दिया, इक्वल चार्ज है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो एंगल थीटा बना रहे हैं। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, राइट? तो तुम्हें पूछ सकते हैं कि कोई भी पैरामीटर पूछ सकते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है x। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर जा रही है, mg नीचे जा रहा है और टेंशन यहां जा रही है स्ट्रिंग में, ठीक है? अब इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे टेंशन को। तो ऊपर की तरफ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। ऊपर की तरफ फोर्स क्या आएगी, टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ फोर्स क्या आएगी, टी साइन थीटा। तो इस केस में क्या होगा, F इज इक्वल टू टी साइन थीटा एंड mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो F अपॉन mg अगर हम डिवाइड करें तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा। ठीक है बच्चों? अब वैल्यूज डाल देना। F क्या है, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये पूरी लेंथ x है, और mg तो हमें पता ही है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई mg इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा क्या होगा, ये थीटा है तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, दिस वन। तो इसी इक्वेशन को हम किसके इक्वल कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज, नीचे कर देते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है x और बेस है दिस वन, तो ये बेस आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। जो पूछा होगा तुम फाइंड कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन से कैसे रिजॉल्व करनी है, राइट? अब नेक्स्ट आता है एक और टाइप। सपोज ए एक स्फेयर है जिस पे चार्ज है q, और एक बी स्फेयर है उस पे भी चार्ज है q। इन दोनों को r डिस्टेंस से हमने दूर कर दिया, तो इनमें जो फोर्स लग रही है दैट इज F। फिर हम एक अनचार्ज स्फेयर लेके आते हैं जिसको मैंने ए पे टच किया, बी पे नहीं किया अभी। तो जब हम ए को टच करेंगे तो इसका आधा चार्ज सी पे चला जाएगा, तो ए के पास कितना रह जाएगा, q/2। अब बी पे है q, फिर सी को उठा के हमने बाहर कर दिया। अब इनमें फोर्स कितनी हो जाएगी, के q अपॉन आर स्क्वेयर। तो तुम देख सकते हो ये फोर्स अब हाफ हो गई, पहले क्या थी, के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, अब कितनी हो गई, हाफ हो गई। अब वो कहता है कि हमने पहले ए को टच किया, उसके बाद उसी को सी को लेके बी पे चले गए, राइट? ए सी अनचार्ज स्फेयर है, पहले उसको ए पे टच किया फिर उसको हमने बी पे टच किया, तो फोर्स कितनी हो जाएगी। तो देखो इसे कैसे करना है, ये ए है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, ये लिखते रहेंगे व्हेन सी केम इन कॉन्टैक्ट विद ए गिव इट्स हाफ चार्ज टू सी, चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये जब चार्ज लेके सी के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, तो बी पे चार्ज है क्यू और सी पे अब चार्ज है q/2। तो अब ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल चार्ज होल डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों में बांटना है ना हमें। तो बी पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3q/4, और सी पे कितना आ गया, 3q/4। पहले बी पे चार्ज कितना था, q। क्लियर है? अब हमने फिर से ए और बी को उसी डिस्टेंस पे रख दिया, इस पे चार्ज है अब q/2 और बी पे आ गया 3/4, क्योंकि सी तो चला गया। तो अब जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, के
क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो बच्चों अब जो फोर्स आएगी वो हो जाएगी इतनी, इसका मतलब 3/8 टाइम्स एफ। अगर हम सी को दोनों पे टच करते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लो। इसी तरह ए और ये बी है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है। हमने ए को सी से टच किया और उसके बाद सी को हमने दोनों के बीच में रख दिया। तो अब बताना है कि अब सी पे फोर्स कितनी लगेगी। तो जब ए को सी से टच करेंगे तो सी इसका हाफ चार्ज ले लेगा, और वही हम लिख देंगे, व्हेन सी केम इन कांटेक्ट विद ए, हाफ चार्ज ऑफ ए विल ट्रांसफर टू सी। तो अब सिस्टम के पास कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, कुछ ऐसी। ओके। अब ए इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू ए, और बी इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू बी। क्योंकि बी का चार्ज ज्यादा है तो बी की फोर्स भी ज्यादा होगी। तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए। राइट। तो एफ बी क्या होगी, के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, जितना टोटल डिस्टेंस का हाफ का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो r/2 है ना, और ये डिस्टेंस भी r/2 है, माइनस के ए का चार्ज सी का चार्ज अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। तो ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ केसेस, ध्यान से इसको दोबारा भी देख लेना। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड द चार्ज जहां पर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकती है। तो किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड विल बी फोर्स अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो जी, तो अगर हमारे पास फोर्स क्या होगी, सपोज ये चार्ज क्यू है और मुझे इतनी दूर फील्ड निकालनी है, दिस डिस्टेंस इज आर। तो पहले हम यहां पर एक चार्ज रख देंगे और ये देख लेंगे कि ये फोर्स, ये चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है। तो इसकी जो फोर्स होगी वो होगी के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मैं के यूज कर रहा हूं इसकी वैल्यू ये है। तो अब क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो ये रही। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जितनी फोर्स लग रही है डिवाइड बाय यही वाला चार्ज। तो वहां से आ जाएगा दिस। तो एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर एट डिस्टेंस आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं, आउटवर्ड, कुछ ऐसे फील्ड लाइंस। और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आती हैं। क्लियर है। अब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये, तो ए पॉइंट पे लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर मैं यहां पर कोई चार्ज रख दूंगा तो वो चार्ज इस फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग द टेंजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या देती है, टेंजेंट टू फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देती है। इसलिए बच्चों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं कर सकती, रॉन्ग, क्योंकि उस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन जाते हैं, वी गेट टू टेंजेंट्स। क्लियर है। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेसिंग जो होगी विल बी सेम स्पेसिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या होती है, क्यू ई। क्लियर है। तो बच्चों अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखते हैं क्या होता है फील्ड में। इन सब पॉइंट्स को ना याद कर लेना, समझ लेना। सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी,
अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को जो पॉजिटिव है इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो फील्ड में आएगा उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और वो चार्ज पार्टिकल ऐसे डेविएट हो जाएगा। तो जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर लगने वाली फोर्स क्या होती है, QE, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, फोर्स अपॉन मास दैट इज इक्वल टू QE बाय m। अब वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो अब हम क्या देखते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल की अगर इनिशियल हमने v वेलोसिटी दी थी तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी होगी v, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी होगी 0, क्योंकि हमने तो उसको स्ट्रेट प्रोजेक्ट किया था हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0, कोई फोर्स उसको खींच नहीं रही, ना ही रिटार्ड कर रही है, बट y डायरेक्शन में उसको नीचे की तरफ फोर्स खींच रही है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी QE बाय m, ये वाली, दिस इज इन y डायरेक्शन। अब बच्चों अब अगर ये डिस्टेंस है, वो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको मैं ले लेता हूं y, सेम टाइम पे उसने इस प्लेट्स को क्रॉस भी किया है, तो हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x, मानते हो? नाउ लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू t, ये क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लेना। लेट टाइम टेकन इज t, तो हमें पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो अगर हम दोनों पे लगाएं तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वेयर, क्योंकि x में तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो x कितना आ गया vt। एट द सेम टाइम y इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है, तो y क्या आ जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देता हूं टी स्क्वेयर। क्लियर है? तो यहां से बच्चों t फाइंड कर लेते हैं, x बाय v, उसको हम यहां पुट कर देते हैं, तो वो कितना वर्टिकली डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन साथ में टाइम का स्क्वायर। तो ये है डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वर्टिकल मोशन। x क्या है इसमें, लेंथ ऑफ प्लेट्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे स्टडी कर लेना, तुम्हें कुछ भी पूछ सकता है इसमें, राइट। अब अगर हमें ये चार्ज है जिसका चार्ज q है और मास इसका m है, तो इसको अगर मुझे एयर में स्टेबल करना है तो मुझे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे इस तरह से एक फील्ड लगानी पड़ेगी E, सो दैट कि इसका जो वेट है उसको ये इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर ले। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी फील्ड हम यहाँ प्रोड्यूस करें सो दैट कि ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी रहे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेट के इक्वल कर देना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी mg/q। क्लियर है? अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें, और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, चार्ज्ड रिंग। सपोज ये चार्ज रिंग है और ये डिस्टेंस हमने ले लिया x, तो हमें इस चार्ज रिंग की वजह से फील्ड निकालनी है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, इसका रेडियस दिखा देंगे r है, इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड लगेगी दैट विल बी dE। अगर ये एंगल थीटा कंसीडर करते हैं तो इस dE को हम रिजॉल्व कर लेंगे dE साइन थीटा एंड dE कॉस थीटा। अब ऐसा ही एलिमेंट यहां पर भी होगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ जाएगी, तो उसको भी दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट में जब हम रिजॉल्व कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज इक्वल टू 0, सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा फ्रॉम 0 टू q। टोटल चार्ज ले लेंगे तो dE क्या होगी, इस छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर दैट विल बी इक्वल टू k, छोटा सा चार्ज q अपॉन ये डिस्टेंस मैं मान रहा हूं a, तो a स्क्वायर k क्यू बाई a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन a, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा k x a क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फ्रॉम 0 टू q।
तो दिस विल बी के एक्स ए क्यूब इंटू क्यू। क्लियर? और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर क्यूब है ना, तो 3/2। क्लियर है बच्चों? अगर ये पॉइंट बहुत दूर होगा, ए इज मच मच ग्रेटर देन, सॉरी एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर, तो हम इसमें आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू एक्स होल डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर क्यूब, अगर पॉइंट बहुत दूर है तो। क्लियर? अब आगे देखते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे निकालें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तुम्हें सुपरपोजिशन पूछ लेंगे। सुपरपोजिशन क्वेश्चन में क्या दिया हो सकता है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड ए है, इस साइड पे कुछ चार्ज दिया होगा, इस साइड पे भी कुछ चार्ज दिया हुआ है, इस साइड पे एक और चार्ज दिया हुआ है। तुमसे पूछा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो बच्चों इसकी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी, कितनी होगी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, कितनी होगी, के 2q अपॉन ए स्क्वायर। तो पहले इन दोनों फील्ड्स का रिजल्ट निकाल लेंगे जो कि कुछ ऐसे होगा, अंडर द रूट फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होल स्क्वायर, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड होल स्क्वायर, प्लस आगे cos 90 हो जाएगा, cos 90 क्योंकि ये एंगल 90 है दोनों में। तो यहां से ये फील्ड आ गई हमारे पास। अब इसकी फील्ड कैसी होगी, ये पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। क्लियर है? और ये डिस्टेंस कितना होगा, a√2। तो ये वाली फील्ड हमारे पास क्या आ गई, के क्यू 2q अपॉन a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब इस फील्ड का और इस फील्ड का हम वेक्टर सम फाइंड कर लेंगे। इनमें एंगल ये होगा, तो फाइनल जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसे आएगी। अब वो ये कह सकता है कि एक चार्ज है q और दूसरा चार्ज भी है 2q और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तुम्हें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पॉइंट बिटवीन द चार्जेस होता है, बिटवीन द चार्जेस। तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो x, तो पहले वाले की फील्ड निकाल लो, दूसरे वाले की फील्ड निकाल लो, दोनों को इक्वल प्रूव कर दो और x आ जाएगा। तो E ड्यू टू Q शुड बी इक्वल टू E ड्यू टू Q, वहां से x फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? बट अगर चार्जेस ऑपोजिट पोलैरिटी के हों तो पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास रखना, बाहर की तरफ, क्योंकि देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इधर करेगा। तो दोनों के दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कर दो। पहले का डिस्टेंस x है, दूसरे का डिस्टेंस x प्लस d है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। याद रहेगा, ध्यान रखना इसको। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और सुपरपोजिशन।